हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के स्टडीज़ गाइड। दोस्तों, हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 10 गणित चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं की स्टडी कर रहे हैं। और प्रश्नावली 1 भी हमारा पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। और जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं सब डॉक्टर मनोहर की बुक से स्टडी कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में, जो कि हमारी 7वीं वीडियो लेक्चर है गणित की, इसमें हम प्रश्नावली 1C के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, प्रश्नावली 1C के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं कि क्वेश्चन कौन कौन से हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, प्रश्नावली 1C में कुल 10 क्वेश्चन है और ये हमारा इसी वीडियो में सभी सॉल्व हो जाएंगे। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हम एक छोटा सा प्रमेय पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक छोटा सा पॉइंट मैंने लिख दिया है कि यदि किसी संख्या का वर्ग a², किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या b से किसी दूसरी संख्या, अब इस संख्या क्या है, पूर्णांक हो सकती है, ठीक, पूर्णांक ही है, पूर्णांक ही समझिए, किसी दूसरी संख्या b से पूर्णतया विभाजित होता है तो उस संख्या का वर्गमूल यानी a भी b से पूर्णतया विभाजित होगा। अब आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए यहाँ पर मैं आपको समझा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कि मान लिया कि a बराबर कितना है, आपका 6 है, तो a का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा। तो यही बोल रहा है ना कि a का स्क्वायर यदि किसी संख्या b से पूर्णतया विभाजित होता है तो यानी b बराबर हमने मान लिया कितना, चलो 3 मान लेते हैं, b बराबर 3 मान लेते हैं। तो अब देखते हैं क्या a स्क्वायर जो है वो b से पूर्णतया विभाजित होता है, यानी a² बटे b। अब इसको हम देखते हैं क्या यह पूर्णतया विभाजित होता है। तो a स्क्वायर कितना है, 36 है, और b का मान कितना है, 3, हमने जो कि माना है। तो हम सभी जानते हैं कि 12 3 36 होते हैं, यानी पूर्णतया विभाजित हो जाएगा, दशमलव में आपका भाग नहीं जाएगा। तो यही बोल रहा है कि तो उस संख्या का वर्गमूल, अब देखिए 36 का वर्गमूल 6, यानी 6, ये बराबर हमने 6 माना था, तो 6 भी b से पूर्णतया विभाजित होगा, यानी जो 6 है वो 3 से पूर्णतया विभाजित होगा कि नहीं। हाँ भाई, 3 दूने 6। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने वाला था कि यदि किसी संख्या का जो वर्ग, किसी संख्या का वर्ग जैसे 36 हो गया, 25 हो गया, कि माने कोई ऐसी संख्या हो जो पूर्ण वर्ग हो, यदि किसी दूसरी संख्या b से पूर्णतया विभाजित होती है तो उस संख्या का वर्गमूल a भी उसी संख्या से पूर्णतया विभाजित होगी। आशा करता हूँ कि इतना आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, प्रश्नावली 1C का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। यानी 3√3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमको सिद्ध करना है। यानी परिमेय संख्या नहीं है कि क्या मतलब है कि अपरिमेय संख्या है, तो कैसे आप प्रूव करेंगे, यानी सिद्ध करना है आपको। हम तो सभी जानते हैं कि यह अपरिमेय संख्या है, लेकिन आप प्रमाण दीजिए, मतलब इसका प्रूफ बताइए, प्रूफ दीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या ही है। तो चलिए फिर इसको भी हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और इसमें हमने मान लिया। अच्छा, हमने मान लिया, अब हम मान लेंगे कि यह परिमेय संख्या है। चूंकि क्वेश्चन में बोला है कि यह परिमेय संख्या नहीं है, ऐसा हम सिद्ध कीजिए, तो हमने चलो हम मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना। तो हमने मान लिया कि 3√3 एक परिमेय संख्या है। चलिए, आपकी ही बात सही है कि यह परिमेय संख्या है। अब चूंकि जो परिमेय संख्या होती है, मैंने आपको पहले बता रखा है, अगर लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं, कि जो संख्या परिमेय होती है उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q 0 के बराबर नहीं होता है, और जो p और q, यहाँ पर जो p और q होते हैं पूर्णांक होते हैं। तो यहाँ पर इसको भी हम a/b के रूप में या p/q के रूप में किसी के भी रूप में लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर a/b के रूप में लूँगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, तो हम सभी जानते हैं कि जो परिमेय संख्या होती है उसे a/b के रूप में लिखा जा सकता है, तो इसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, a/b ही क्यों, p/q क्यों नहीं? क्योंकि देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब जरूरी नहीं कि सहअभाज्य संख्या अगर a और b हो तभी वो परिमेय होगी, अगर सहअभाज्य संख्या न हो तब पर भी वो परिमेय हो सकती है। कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने एक रफ कॉपी ले लिया है, जैसे यहाँ पर दे दिया 4/8, क्या यह परिमेय संख्या नहीं है, है ना? लेकिन 4 और 8 दोनों सहअभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो जब आप इसको काटो, सपोज करो कि b बराबर 4 है और q बराबर 8 है, इतना हमने मान लिया, ठीक। तो जब आप इसको काटेंगे तो कितना आएगा पता है, 1/2 आएगा। 4 से जब आप ऊपर नीचे काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी p/q को हम काट पीट करके 1/2 ला दिए। अब सपोज कर लिए कि a बराबर 1 है और 2 बराबर b है, यानी p/b को जब हम काट पीट देते हैं तो आता है a/b। अब देखिए, 1 और 2 दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या अगर आपने नहीं देखा है तो आपको ना पता होगा कि ऐसी संख्या होती है जिनके बीच में एक के अलावा
और कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती है, यानी उनका HCF जो आता है, HCF 1 और 2 का निकाल लेना, केवल 1 आएगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। तो ऐसी संख्याएं जिनका HCF केवल और केवल 1 होता है, ऐसी संख्याएं कहलाती हैं सहअभाज्य संख्याएं। तो यहाँ 1 और 2 सहभाज्य संख्या हैं, लेकिन 4 और 8 सहभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इनका HCF कितना आएगा मालूम है? इनका HCF 4 आएगा। 4 और 8 का HCF 4 आएगा, लेकिन 1/2 का HCF आपका केवल और केवल 1 आएगा। इसीलिए ये दोनों कौन सी संख्याएं? सहअभाज्य संख्या हैं। इसीलिए मैंने यहाँ P/Q की जगह A/B रखा। आशा करता हूँ कि आप इतना अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तथा यहाँ हमने मान लिया कि जहाँ A व B सहभाज्य संख्याएं हैं तथा B 0 के बराबर नहीं है, तो इतना आप लिख सकते हैं यदि यह परिमेय संख्या है तो। आशा करता हूँ कि इतना आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो अब आप क्या करेंगे, 3√3 को बराबर लिख सकते हैं A/B के रूप में। क्यों? क्योंकि यह परिमेय संख्या है। ठीक, अब आपको क्या करना है कि अब आपको दोनों पक्षों का, दायां पक्ष और बायां पक्ष, दोनों पक्षों का आपको वर्ग कर देना है। वर्ग इसलिए करना है ताकि जो करणी है वो करणी हट जाए। यानी हम सभी जानते हैं कि जब √3 का स्क्वायर करते हैं, यानी √3 गुणे √3 तो 3 आता है, यानी करणी हट जाता है। तो इसका भी हम वर्ग कर देते हैं। अब लिखेंगे आप, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कितना आएगा? ये जो 3 जो है ना, ये 3 गुणे √3 है। देखिए इसका मतलब होता है, यहाँ पर जब आपको 3√3 दिया गया है, इसका मतलब है 3 गुणे √3। जब आप इसका वर्ग करेंगे तो 3 का भी वर्ग होगा और √3 दोनों का वर्ग होगा। यानी इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, अब इंटू है, देखिए बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर गुणे का साइन है, इसे लिखा नहीं जाता जब करने के बाहर लिखते हैं। तो 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा और √3 दोनों का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर भी लिखा है। और इधर तो आप जानते ही होंगे, A का स्क्वायर बटे B का स्क्वायर। तो अब इनको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आता है। तो यहाँ पर देखिए अब 9 गुणे 3 हो गया, 3 3 का 9 और 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। तो 9 3 इधर 27 हो जाएगा और इधर हो जाएगा A²/B²। अब इसको जब हम और आगे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा। अब आपको क्या करना है, इस B² को इधर ले जाना है और इस 27 को इधर लाना है। तो ये आपका हो जाएगा B² बराबर, देखिए नीचे का इधर गया तो 27 इसके नीचे आएगा, यानी A²/27। अगर आप गुणा करेंगे तो इधर 27 B² हो जाएगा, फिर B² नीचे आ जाएगा, यानी सेम टू सेम है। मैंने कुछ नहीं किया, बस B² को इधर भेज दिया और 27 को इधर इसके नीचे ला दिया। तो इतना आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए, ये जो A² है इसको विभाजित कर रहा है 27। अभी जो मैंने आपको प्रमेय समझाया एक लाइन का, वो यही पर लागू होगा। इसीलिए मैंने आपको समझाया कि जो A² है वो 27 से पूर्णतया विभाजित हो रहा है। कैसे पता चला पूर्णतया विभाजित हो रहा है? क्योंकि बराबर इधर देखेंगे तो इधर B आ रहा है, ये कोई दशमलव में नहीं है, B दशमलव में नहीं आ रहा है। तो A² 27 से पूर्णतया विभाजित हो रहा है, इसीलिए A भी 27 से पूर्णतया विभाजित होगा। अब यही चीज़ आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया कि चूंकि यहाँ जो A² है 27 से पूर्णतया विभाजित हो रहा है, यहाँ भाग में जा रहा है ना 27 से, तो इसीलिए जो A होगा, A² का वर्गमूल A भी 27 से पूर्णतया विभाज्य होगा। अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर समझाया कि कैसे विभाज्य होगा। आशा करता हूँ कितना अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब देखिए अब आगे क्या होता है। तो इसके आगे देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, इधर मैंने कर दिया, इधर पेज बचा था। तो अतः हम A बराबर 27C लिख सकते हैं। 27C क्यों लिखा मैंने? अब यहाँ पर देखिए, जैसे चूंकि A जो है 27 से पूर्णतया विभाज्य है। क्यों विभाज्य? क्योंकि A² 27 से पूर्णतया विभाज्य था, ये मैंने आपको पहले बताया। अब A बराबर अगर 27C होगा तो यानी A की जगह पर, यहाँ पर A बराबर 27C है, ठीक। तो 27C A की जगह पर जब हम रखेंगे तो नीचे भी 27 आएगा, तो कट कर लास्ट में C आएगा कि नहीं, जहाँ C एक पूर्णांक है। तो यही आपको यहाँ पर लिखना है कि अतः हम A बराबर 27C लिख सकते हैं, जहाँ C कोई पूर्णांक है। जब आप काटेंगे पीटेंगे तो एक पूर्णांक ही तो आएगा। यानी जब A को आप 27 से विभाजित करेंगे तो कोई पूर्णांक तो आता ही है ना। जैसे यहाँ पर मैंने 8 को मान लीजिए कोई अच्छा एक संख्या हम ले लेते हैं। यहाँ पर हमने एक संख्या ले लिया 54। सपोज कर लो कि A बराबर 54 ही है। तो 54 को जब आप 27 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा? 27 दूना 54, 2 आया। अब सपोज करो कि A बराबर 54 को आप क्या लिख सकते हो? 27 गुणे C लिख सकते हो। तो 27/27 जब काटोगे तो C आएगा। C कितना था? C तो 2 आ रहा है, तो C बराबर 2। तो यही चीज़ C क्या है? एक पूर्णांक है। तो आशा करता हूँ कि आप इतना भी अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अतः हम A बराबर 27 लिख सकते हैं, जहाँ C कोई पूर्णांक है। अब आप क्या करेंगे,
अब आपको a बराबर 27c जो है उसको समीकरण 1 में रखनी पड़े। समीकरण 1 सपोज इसको मान लिया माने इस चीज़ को इसी में रखना है। अभी मैंने जस्ट जो रफ कॉपी में रख करके आपको बताया, तो इसको हमने नाम दे दिया समीकरण 1 और इसी में अब हमको a बराबर 27c रखना है। तो चलिए जब रखते हैं तो b स्क्वायर बराबर a की जगह 27c, तो 27c का हो जाएगा स्क्वायर, अब बटे में रहेगा 27c। अब इसको और हल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर देखिए b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 27 का स्क्वायर, अब इंटू में हो जाएगा c का स्क्वायर, अब बटे में फिर से है 27। अब देखिए इस 27 से एक 27 कट जाएगा। कैसे? इस 27 का स्क्वायर आप सभी जानते होंगे कि 27 का स्क्वायर का मतलब होता है 27 गुणे 27। ठीक, तो एक 27 कट गया तो बचा कितना, b स्क्वायर बराबर बचा 27 c का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर देखिए कितना आया, b स्क्वायर बराबर 27 c का स्क्वायर। अब जब 27 को b की बटे में लाएंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर बटे 27 बराबर c का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये जो b का स्क्वायर है, b के स्क्वायर में बटे में 27 लाएं तो बराबर c के स्क्वायर, इधर बचा 27 को इसके नीचे ला दिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर भी 27 b स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, इसलिए 27 b को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। कैसे? जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि a स्क्वायर 27 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, इसीलिए a भी 27 से पूर्णतः विभाजित होगा। उसी प्रकार b भी 27 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो अब यही चीज़ हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो यही चीज़ देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया कि चूंकि b स्क्वायर जो है 27 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, इसीलिए b भी 27 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब देखिए क्या हो, तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि a भी 27 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है और b भी 27 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि a और b दोनों कौन सी संख्याएं हैं, दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, और सहअभाज्य संख्याओं में एक के अलावा और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। यानी आप लिख सकते हैं यहाँ कि अतः a व b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 27 है। यानी a और b में एक के अलावा एक के अलावा 27 भी है, यानी 27 से भी अब विभाजित हो रहा है, तो इसमें 27 भी विद्यमान है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि a और b सहअभाज्य संख्या है। हाँ, होता ही है। क्यों? क्योंकि हमने अभी माना था, हमने शुरू में ही माना था कि a और b दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, और सहअभाज्य संख्याओं में एक के अलावा कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर तो एक के अलावा 27 भी उभयनिष्ठ मिल रहा है, दिखाई दे रहा है। तो इससे इस तथ्य का विरोधाभास हुआ कि a और b दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब आगे आपको क्या लिखना है, चूँकि देखिए यह जो विरोधाभास हो रही है, विरोधाभास कौन सी, कि a और b दोनों अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ पर दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 27 मिल रहा है। तो यह विरोधाभास हमारी गलत मानने से हुआ है। हमने क्या माना था कि √3 जो है एक परिमेय संख्या है, ये हमने माना था, अभी माना था ना, तो ये हमने गलत माना था। इसीलिए हमें मिल रहा है कि a और b दोनों सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो यह विरोधाभास हमारी गलत मानने से हुई है कि 3√3 एक परिमेय संख्या है। तो अतः आप लिखेंगे कि अतः जो 3√3 है एक अपरिमेय संख्या है। देखिए जो लास्ट वाली लाइन है, ये जो 2 लाइन हमेशा याद रखिएगा, ये आपको हर जितने भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि सिद्ध कीजिए यह परिमेय संख्या नहीं है, वह परिमेय संख्या नहीं है, तो ये सभी में ये लाइन को ये दो लाइन आपको लिखना पड़ेगा। तो ये दोनों लाइन को अच्छी तरह से आप देख लीजिए कि अतः 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है? ये हमने प्रूव कर दिया कि यदि 3√3 परिमेय होता तो जो a और b होता इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 27 नहीं आता, केवल 1 आता। लेकिन यहाँ पर a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 27 आ रहा है, इसीलिए हमने गलत माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है। अतः हम बोल सकते हैं कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। राइट। देखिए कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सिद्ध करने वाला सवाल है, इसलिए इसका जवाब आपके बुक्स में नहीं दिया होगा और देगा भी नहीं कभी, चूँकि ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है। ठीक, आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ भी वही प्रोसेस करेंगे कि पहले हम मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा कि जो हमने उभयनिष्ठ गुणनखंड जो हमने माना था वो एक के अतिरिक्त बहुत सारे आ रहे हैं, इसीलिए वह
जो होगा वो सहभाज्य संख्या नहीं हो सकती। तो यहाँ पर भी वही काम करना है आपको, सबसे पहले मानना है। देखिए जो दिया हो ना कि जैसे √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको मान लेना है कि चलो मान लिया कि ये परिमेय संख्या है, ठीक। जब लास्ट में जब प्रूफ आएगा तो प्रूफ मिला कि यह एक अपरिमेय संख्या मिल गया। भाई ये तो हम समझ रहे थे कि ये चोर नहीं है, लेकिन लास्ट में प्रूफ मिला कि यह चोर है। तो इसी प्रकार से सबसे पहले हमने मानेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे a/b के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ b 0 के बराबर नहीं है, वह a तथा b सहअभाज्य संख्याएं हैं। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में किया था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी ऐसे लिख लेना है। अब इसके बाद क्या करना है कि अब इसके बाद आप √5 को आप a/b के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। अब आप क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों का वर्ग करना है, बस वही सेम प्रोसेस बस। तो यहाँ पर मैंने टाइम बचाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। तो इसका जब वर्ग करेंगे तो 5 आया। कैसे आया मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब आप √5 का √5 में गुणा करते हैं। अच्छा, वर्ग करने का मतलब ये होता है उसी संख्या से 2 बार गुणा करना, और घन करने का मतलब उसी संख्या से 3 बार गुणा करना। तो √5 गुणे √5 इसका मान होता है 5, यानी 5 आता है, एक कर्ली हट जाती है, ठीक। तो यह हो गया 5, इधर हो गया a²/b²। अब आपको क्या करना है, अब इस b² को इधर ले जाना है। यहाँ पर आप या का साइन लगाइए और लिखिए b² बराबर a²/5। अब आप क्या देख रहे होंगे कि जो 5 है a² को पूर्णतया विभाजित कर रहा है, तो इसलिए 5 a को भी पूर्णतया विभाजित करेगा। बस यही चीज़ यहाँ पर लिखना है, जैसे आप पिछले क्वेश्चन में लिखे थे। तो यहाँ पर मैंने यही चीज़ लिख लिया, चूँकि यहाँ a² 5 से पूर्णतया विभाज्य है, यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे, तो इसलिए a भी 5 से पूर्णतया विभाज्य होगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, और हाँ, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा क्योंकि अभी इसका काम पड़ेगा। तो अब आपको सेम वही प्रोसेस करना है, a बराबर 5c मान लेना है। 5c क्यों, क्योंकि 5c जो है c ही तो एक पूर्णांक है, इसलिए हम a बराबर 5c लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि a भी 5 से पूर्णतया विभाजित हो रहा है। और a बराबर हम 5c क्यों लिखेंगे, ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही बता दिया। अगर समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से देखिएगा, मुझे 100% यकीन है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो अब a बराबर 5c जो आया, जो हमने माना है, जो हम लिख सकते हैं, इसको समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण a आपका था b² बराबर a²/5 था, यही ना। तो इसमें a की जगह पर 5c रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 5c का होल स्क्वायर अपन 5। अब जिसको हम और हल करेंगे तो यह आएगा 5 का स्क्वायर इंटू c का स्क्वायर अपन 5। अब देखिए यहाँ से 5 से एक 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा b² बराबर 5c का स्क्वायर। तो अब देखिए बस वही सेम प्रोसेस करना है। अब 5 को इधर b के नीचे लाना है, तो ये हो जाएगा b²/5 बराबर c का स्क्वायर। अब ये कैसे आया मैंने आपको पहले क्वेश्चन में अच्छी तरह से समझा दिया कि 5 को इसके नीचे लाएंगे तो इधर c बचेगा। अब यहाँ से देखिए, अब ये जो 5 है b² को भी पूर्णतया विभाजित कर रहा है, इसीलिए 5 b को भी पूर्णतया विभाजित करेगा। अब यही चीज़ यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही चीज़ मैंने लिखा कि चूँकि यहाँ जो b² है वो b² भी 5 से पूर्णतया विभाज्य है, इसलिए b भी 5 से पूर्णतया विभाज्य होगा, है या होगा। तो देखिए अब a भी 5 से पूर्णतया विभाज्य है और b भी 5 से पूर्णतया विभाज्य है। क्या यह संभव है, आप बताइए कि जब a व b दोनों सहअभाज्य संख्याएं हो, तो क्या यह संभव है कि a भी 5 से पूर्णतया विभाज्य हो और b भी 5 से पूर्णतया विभाज्य हो? यह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि दोनों सहअभाज्य संख्या है भाई, दोनों सहअभाज्य संख्या है, दोनों का HCF 1 के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ HCF 5 आ रहा है, दोनों 5 से पूर्णतया विभाज्य हैं। तो इसका मतलब जो हमने माना था वो हमने गलत माना था। हमने जो माना था कि √5 जो है वह एक परिमेय संख्या है, वो गलत था, यानी √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही चीज़ अब आपको नीचे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है कि चूंकि a भी 5 से पूर्णतया विभाज्य है और b भी 5 से पूर्णतया विभाज्य है, इसका अर्थ यह है कि a और b दोनों में कम से कम, यानी 1 के अलावा, कम से कम का मतलब 1 के अलावा एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। यहाँ पर आप चाहे तो एक और भी लिख सकते हैं, एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। क्यों? क्योंकि 1 के अलावा, यानी 1 तो है ही है, उसके अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड एक और है जो है 5 है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि a व b सहअभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सहअभाज्य संख्या में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वो केवल 1 होता है, लेकिन यहाँ 5 भी मिल रहा है। तो इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि a और b दोनों सहअभाज्य संख्या हैं। अच्छा, अब ये विरोधाभास क्यों हो रहा है?
वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमने माना था ना कि √5 एक परिमेय संख्या है, वो गलत माना था। अब आपको वो चीज़ भी लिखना हो पड़ेगा यहाँ कि इसलिए यह विरोधाभास हमारी कल्पना, जो हमने कल्पना किया था, जो हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, वो गलत माना था। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको यहाँ पर भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि चूंकि यह जो विरोधाभास आ रहा है ये हमारे गलत मानने से प्राप्त हुआ है। हमने क्या गलत माना था? हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, जो कि गलत माना था। इसीलिए अतः हम बोल सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने प्रूफ कर दिया। तो हमने प्रूफ कर दिया कि √5 भी एक अपरिमेय संख्या है। आशा करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आपका देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है वो भी ऐसी तरह बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए जो ये दो पदों का हुआ है ना, अब ये पद क्या होते हैं आपके बहुपद में अच्छी तरह से आप पढ़ चुके होंगे। तो देखिए जो इस प्रकार की जो संख्या मिल रही हो, जैसे 2 + √5 और यहाँ पर जैसे है √3 - 1, इनका बहुत ही शॉर्ट तरीका होता है, इनसे भी शॉर्ट होता है। अब इनका भी बहुत ही शॉर्ट, मतलब बहुत ही शॉर्ट तरीके में आप इनको सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए इनको छोटा सा ही, मतलब बहुत ही शॉर्ट तरीके में सिद्ध करते हैं, और वो भी आपका राइट आंसर होगा, गलत नहीं होगा। ठीक, तो चलिए इसको भी सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यह काम तो आपको सबसे पहले करना है, जो आप करते आ रहे हैं, कि सबसे पहले मान लेना है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो जो परिमेय संख्या है तो इसे हम a/b के रूप में तो लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पर भी उतना आपको कर लेना है। इसके बाद मैं शॉर्ट तरीका बताता हूँ आपको। तो आपने बोला 3 + 2 √5 एक परिमेय है, तो इसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b सहभाज्य पूर्णांक है। देखिए सहभाज्य पूर्णांक मैं बोलूँ या सहभाज्य संख्या है बोलूँ, आप एक ही समझिएगा, इसमें कोई अंतर नहीं है कि पूर्णांक है या संख्या है। तो सहभाज्य संख्याएं का वही मतलब होता है जो सहभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है। ठीक, तथा b जो 0 के बराबर नहीं है, इतना आपको लिख लेना है, जो हम करते आ रहे थे पहले से, तो इतना आपको कर लेना है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि 3 + 2 √5 को किसके बराबर लिख सकते हैं? a/b के बराबर लिख सकते हैं, जहाँ a और b पूर्णांक है, यानी कौन सी पूर्णांक है? सहभाज्य संख्या है। ठीक, तो अब यहाँ से देखिए आप क्या करेंगे, इस 3 को इधर भेजिए। 2 √5 बराबर कितना हो गया? देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि जब किसी भी संख्या को दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष में या बाएं पक्ष से दाहिने पक्ष में भेजते हैं तो जो साइन होता है प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस। 3 के आगे कुछ नहीं लिखा है, मैंने आपको पूर्णांक वाले में ही बताया था, जिसके आगे कुछ नहीं लिखा हो इसका मतलब वो प्लस होता है। तो 3 को जब आप यहाँ भेजेंगे, इधर लाएंगे, तो a/b तो ऐसे ही रहेगा, अपने ही पक्ष में रहेगा। इसको हम इधर लाएंगे तो प्लस की जगह -3 हो जाएगा, राइट। अब देखिए दो क्या है, 2 गुणे में है। अब इसको भी हम भाग में यहाँ नीचे लाते हैं, इधर इसको भी इधर लाते हैं, तो इधर हो जाएगा √5। यहाँ मैंने या का साइन लगा दिया, या आप चाहे तो नीचे भी लिख सकते हैं, मैंने बगल में लिख दिया, यहाँ पर स्पेस था। तो √5 बराबर क्या हो जाएगा? a/b -3 तो पहले से था, इसके पूरे के बटे में, देखिए यहाँ पर मैं कोष्टक लगा देता हूँ, पूरे के बटे में आ जाएगा 2 इसकी बटे में आ जाएगा, यहाँ से 2 इसकी बटे में आ गया। जब गुणा होता है तो उधर जाता है तो भाग में आ जाता है, इस एक पक्ष से उधर जाता है तो भाग में आ जाता है, उधर जब भाग में रहता है तो इधर जाता है तो गुणे में आ जाता है। इतना आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए क्या आता है, तो √5 बराबर, अब इसका हम लसा लेंगे, इसमें इसको गुणा करेंगे, तो लसा का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा a - 3b/b। अब इसके पूरे के बटे है 2, तो 2 का भी गुणा इसके हर में हो जाता है। एक गणित का रूल है, अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं। देखिए b का पहले इसमें गुणा होगा, लस होगा तो इसमें गुणा होगा तो 3 भी हो जाएगा, तब ये पूरे के बटे b आ जाएगा। अभी केवल a के बटे में b है ना, तो जब इसका हम लस लेंगे तो ये 3b हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ 1 लिख सकते हैं, तो 1 और b का लसा b आता है, 1 और b का लसा b, और जब b तो यहाँ पर 3b, ऊपर 3b तो नीचे के पूरे बटे b, और ये जो बटे b 2 था वो भी यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो अब क्या होगा, इस 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, हर में, इसके हर में हो जाएगा, तो ये आएगा a - 3b/2b। इतना आपको समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। अगर इतना ना समझ में आया है तो आप इतना ही रहने दीजिएगा, इसके आगे क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो आशा करता हूँ कि इतना आपको समझ में आ ही जाना चाहिए कि मैंने यहाँ कैसे कैसे गुणा किया। p का पहले इसमें गुणा किया तो 3 भी हुआ, क्यों किया? ताकि इसके पूरे की बटे हम b लिख सकें। यहाँ केवल a की बटे ही b है ना, लेकिन यहाँ मैंने a - 3b ये पूरे की बटे b लिख दिया है, इसीलिए मैंने इसका इसमें गुणा किया। ठीक, इसके बाद बटे में 2 था,
लास्ट में 2 हर में गुणा हुआ है तो लास्ट में इतना आ गया। अब देखिए मैंने आपको एक चीज़ समझाया था पूर्णांक वाले वीडियो लेक्चर में कि किसी भी पूर्णांक में पूर्णांक का गुणा करते हैं तो पूर्णांक मिलता है, पूर्णांक को जोड़ते हैं तो पूर्णांक मिलता है, पूर्णांक को घटाते भी हैं तो ही पूर्णांक मिलता है। ए भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है और बी भी पूर्णांक है। हालांकि ए और बी सहभाज्य पूर्णांक है लेकिन पूर्णांक तो है ना। तो मैंने यही आपको बताया था कि इधर का जो, तो इससे क्या पता चला कि a माइनस 3b भी पूर्णांक होगा और 2b भी पूर्णांक होगा। तो पूर्णांक में पूर्णांक से भाग देंगे तो भी पूर्णांक ही आएगा। तो इससे यह पता चलता है कि जो दाहिने पक्ष का है वह पूर्णांक है। अब पूर्णांक परिमेय संख्या होती है ना, मैंने आपको पहले बताया था कि पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। जैसे पूर्णांक क्या होता है, एक बार फिर से हम यहाँ पर लेते हैं। यहाँ 0 होता है, 1 होता है, यहाँ -1 होता है। तो पूर्णांक भी परिमेय संख्या होती है। क्या एक परिमेय संख्या नहीं है? संख्या रेखा पर अगर आप दर्शाते हैं तो 1 2 3 आता है। तो क्या एक परिमेय संख्या नहीं है? है ना, एक भी परिमेय संख्या, 2 भी है, 3 है, 4 सब परिमेय है। जितने भी पूर्णांक होते हैं सभी परिमेय होते हैं। तो चूंकि अब आपको यही लिखना है, मैं आपको लिख के समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया चूंकि ए व बी दोनों पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक है, वो बात अलग है, लेकिन दोनों पूर्णांक है कि नहीं? हाँ, दोनों पूर्णांक ही है। इसीलिए a-3b/2b भी पूर्णांक होगा। क्यों पूर्णांक होगा? क्योंकि मैंने पहले बता दिया किसी भी पूर्णांक में पूर्णांक से घटाओ, जोड़ो या भाग दो, पूर्णांक ही होता है। ठीक, तो ये भी एक पूर्णांक ही होगा। और हम जानते हैं कि जो प्रत्येक पूर्णांक होता है एक परिमेय संख्या होता है। इसीलिए प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है कि नहीं होता है? होता है ना। इसीलिए a-3b/2b एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर a-3b/2b, इस जो समीकरण, इसको हम नाम 1 दे देते हैं, इसका नाम समीकरण 1। तो इसका जो दाहिने पक्ष का है वो तो परिमेय हो गया, लेकिन बाएं पक्ष का क्या परिमेय है? नहीं परिमेय है, क्योंकि अभी हमने जस्ट दूसरे क्वेश्चन में भी प्रूव किया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं भैया कि जो √5 है वह अपरिमेय है। तो हम इसलिए लिख सकते हैं कि √5 इज नॉट इक्वल टू a-3b/2b। क्यों? ये इसके बराबर क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह परिमेय है और यह अपरिमेय है। क्योंकि हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसीलिए √5 इसके बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि √5 है वह एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे आप लिखेंगे कि इससे यह विरोधाभास होता है कि हमारी कल्पना जो हमने माना था कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, वो गलत माना था। अतः यह एक परिमेय संख्या है। अब आपको नीचे यही चीज़ लिखना पड़ेगा। तो अब आपको लास्ट में लिख देना है कि अर्थात इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। जो हमने माना था वो गलत माना था कि यह एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये था इसका शॉर्ट तरीका। चूँकि आप पेपर में आप किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं। जो मैंने अगर पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आप स्क्वायर करके हल कर रहे थे ना, जो इधर यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर जो हमने 3 + 2 √5 को a/b माना था, आप चाहे तो इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट तरीका था। आप किसी भी तरीके से एग्जाम में करिए, आपके एग्जाम में 100% आपका मतलब मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि इससे करेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे, नहीं, ये भी अच्छा तरीका है क्योंकि ये शॉर्ट है। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखिए चौथे क्वेश्चन में क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। जस्ट आपके दूसरे क्वेश्चन की तरह है। तो इसको भी सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना यह एक परिमेय संख्या है। तो इसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां b 0 के बराबर नहीं होगा और a और b दोनों सहभाज्य संख्याएं होंगी। तो चलिए इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया कि माना √7 एक परिमेय संख्या है। जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन को कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार से सेम टू सेम मेथड। तो इसे a/b के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ a और b सहभाज्य संख्या है तथा b 0 के बराबर नहीं है। अब आपको क्या करना है, सेम वही प्रोसेस करना है। √7 बराबर a/b। अब कर देना है दोनों पक्षों का वर्ग। तो इसको मैं भी जल्दी से कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से ही लिख लिया है कि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आपको 7 मिलेगा। 7 इधर मिल गया और इधर a²/b का स्क्वायर मिलेगा। तो अब आपको क्या करना है, बस b² को उधर ले जाना है, या का साइन लगाना है, b² को इधर लाना है और 7 को देखिए जो यहाँ मिल रहा है इसको नीचे लाना है।
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटे 7। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो ए स्क्वायर है वो 7 से पूर्णतः विभाजित है, तो ए भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब इसको यहाँ पर लिख लेना है, तो चलिए उसको भी हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर चूंकि ए स्क्वायर 7 से पूर्णतः विभाज्य है, इसलिए ए भी 7 से पूर्णतः विभाज्य होगा, तो इसीलिए हम ए बराबर 7 से लिख सकते हैं। इतना हमने यहाँ पर लिख लिया। अब आप क्या करेंगे कि इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब इसमें ए बराबर 7 से रख देते हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण 1 में, तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख लिया समीकरण 1 में ए बराबर 7 सी रखने पर ये रहा आपका समीकरण 1। तो बी स्क्वायर बराबर 7 सी का होल स्क्वायर हो जाएगा बटे 7 आएगा। तो इसको जब आप करेंगे हल करेंगे तो 7 स्क्वायर और इधर सी का स्क्वायर बटे 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 7 सी। अब देखिए इस 7 को बी के नीचे लाएंगे, यहाँ पर क्या हुआ बी स्क्वायर बराबर 7 सी आया इसको सॉल्व करने पर। तो 7 को जब इसके हम नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर और बी स्क्वायर बटे 7 बराबर आपका आएगा, सॉरी यहाँ सी स्क्वायर भी था ना, बराबर आपका आएगा सी स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पर क्या देख रहे होंगे कि यहाँ पर बी स्क्वायर भी 7 से पूर्णतः विभाज्य हो रहा है, 7 बी स्क्वायर को भी विभाज्य कर रहा है, इसीलिए बी 7 को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख लिया है कि चूंकि बी स्क्वायर 7 से पूर्णतः विभाज्य है, इसीलिए बी भी 7 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो अतः हम बोल सकते हैं कि ए और बी में दोनों में एक के अलावा कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 भी है। क्यों है? क्योंकि ए भी 7 से पूर्णतः विभाज्य है और बी भी 7 से पूर्णतः विभाज्य है। आप यह पिछले क्वेश्चन में ही समझ चुके होंगे। तो अब आपको यही चीज़ लिखना होगा वहाँ पर भी, चूंकि ए भी 7 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है और बी भी 7 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ए और बी में एक के अतिरिक्त, यानी उसका HCF एक के अतिरिक्त 7 भी है, मानी उसका HCF जो है एक नहीं है वो 7 है, एक के अतिरिक्त कम से कम एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि ए और बी सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि जब ए और बी सहअभाज्य संख्याएं होंगी तो उनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 7 भी आ रहा है, इसीलिए इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि जो ए और बी है वो अब सहअभाज्य संख्याएं हैं। यानी चूंकि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से उत्पन्न हुआ है। हमने क्या गलत कल्पना किया था, यानी हमने क्या गलत माना था कि √7 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर जो विरोधाभास हो रहा था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 लाइन लास्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप हमेशा माइंड में अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप प्रूव कर लेंगे, चाहे कोई भी संख्या हो कि √7 हो, चाहे √5 हो, चाहे 3√3 हो, वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो अपलोड में प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी एक अपरिमेय संख्या है, पहले ही हमको बता दिया है, देखिए क्वेश्चन में पहले हमको बता दिया है, तो सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। जस्ट आपके तीसरे क्वेश्चन की तरह है, तो आप प्रैक्टिस करिएगा, हो सकता हो आप लिख लीजिएगा और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप किस प्रकार से मतलब सॉल्व कर रहे हैं और हम किस प्रकार से सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।